हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को, जो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, उनको जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होगा उसको हम डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स को ड्रॉ करेंगे जैसे अब तक ड्रॉ करते आए हैं। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हो गई। ठीक है, फिर हम क्या लिखते थे कि माना कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। फिर हम लिखते थे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, अब देखिए आज के टॉपिक में जो हम डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टियों को हम इसके अंदर रखेंगे, तो हम इसको किस तरीके से रखेंगे। हम मान लेते हैं, हम 3 पट्टियां लेते हैं, 3 स्लैब लेते हैं डाइलेक्ट्रिक की और उसको इन प्लेट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी आपकी ये हो गई। ठीक है, तो 3 डाइलेक्ट्रिक्स हमने रख लिए। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाले का K1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का K2 मान लेते हैं और तीसरे वाले का K3 मान लेते हैं। यानी कि ये जो 3 परावैद्युत पदार्थ हैं, इनका परावैद्युतांक K1, K2 और K3 हम मान रहे हैं। और इनकी जो मोटाई है, इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है, उसको मान लेते हैं। पहले वाले की मान लेते हैं T1, दूसरे वाले की मान लेते हैं T2, तीसरे वाले की मान लेते हैं T3। तो पहले वाले की जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी जो मोटाई है वो कितनी हो गई T1, दूसरे की हो गई T2, तीसरे की हो गई T3। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से लिखिए, माना प्लेटों के बीच T1, T2 व T3 मोटाई के परावैद्युत पदार्थ जिनके परावैद्युतांक K1, K2 व K3 है रखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम ये क्या लिखते थे, माना इसको हमने प्लस क्यू, माना इसको हमने माइनस क्यू आवेश दिया। तो अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा कि इन प्लेट्स को हम एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं और दूसरे को क्या दे रहे हैं, माइनस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम इससे पहले वाले डेरिवेशंस में भी जो हमने किया, क्या करते थे हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन चार्जेस के कारण यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेट्स के इन चार्जेस के कारण, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले जो चार्जेस हैं, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हम क्या मानते थे, हम उसको ई नॉट मानते थे और उसकी वैल्यू कितनी होती थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती थी। यहां भी ये होगा पर हम उसको लिखेंगे नहीं, आप उसको इस तरीके से लिखिए, विद्युत क्षेत्र लिखिए। आप लिखिए विद्युत क्षेत्र। उसको इसलिए नहीं लिख रही हूं मैं क्योंकि अगर आप उसको भी अभी लिखेंगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, तो इसलिए फिलहाल आप इतना लिखिए, विद्युत क्षेत्र किसके लिए, पहले लिखिए पहले माध्यम के लिए, पहले माध्यम के लिए लिखिए। तो पहले माध्यम के लिए जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा उसको हम E1 मानते हैं अगर, तो देखिए वहां हमने जो इससे पहले जो डेरिवेशन की थी उसमें हमने सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लिया था, यानी कि सिर्फ हमने एक परावैद्युत पदार्थ को लिया था। यहाँ 3 टाइप के परावैद्युत पदार्थ हैं, तो इन तीनों टाइप के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर अलग होगा, इसके अंदर अलग होगा और इसके अंदर अलग होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें E1 है, इसमें E2 है, इसमें E3 है। और E नॉट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के कारण, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इन 3 डाइलेक्ट्रिक्स को रखा है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए हम क्या लिखते थे वहां, इक्वल्स टू E नॉट बाई के, ऐसे लिखते थे ना हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, किसी एक परावैद्युत पदार्थ के अंदर नेट यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लिखते थे E इक्वल्स टू E नॉट बाई के। E की जगह यहाँ E1 आ जाएगा और E नॉट एज इट इज रहेगा अपॉन इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ठीक है,
फिर लिखिए दूसरे माध्यम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस माध्यम में मान रहे हैं E2, ठीक है। तो जगह E2 इक्वल्स टू E0 सेम रहेगा, इसके लिए हो जाएगा K2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेकंड के लिए क्या है, K2 है। तीसरे के लिए लिख सकते हैं, लिखिए तीसरे माध्यम के लिए E3 इक्वल्स टू E0 बाई K3, ठीक है। तो इस तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे डाइलेक्ट्रिक में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल गई। फिर हम क्या करते थे, फिर हम लिखते थे दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे। तो देखिए इन दो प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इस तरीके से निकालेंगे, इसके इन सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस इन सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस और इन सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस। तो इन जब तीनों को ऐड कर लेंगे तो जो फाइनल मिलेगा हमें इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो मान लेते हैं कि पहले माध्यम के लिए, जो पहले माध्यम के जो सिरे हैं उनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, दूसरे के लिए V2 है और तीसरे के लिए V3 है। तो लिखिए इस तरीके से विभांतर, या फिर आप इसको लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस, जगह पोटेंशियल डिफरेंस पहले के लिए हम मान रहे हैं V1, ठीक है, यहां के लिए हम V1 मान रहे हैं। और तो फॉर्मूला क्या था, V इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला था ना। तो पहले माध्यम के लिए E की वैल्यू हो जाएगी E1 और D की जगह हो जाएगा T1, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे के लिए हम V2 मान रहे हैं, दूसरे के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 मान रहे हैं। तो V2 हो जाएगा, E की जगह यहां पे क्या आएगा E2 और ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो तीसरे के लिए भी इसी तरीके से लिखेंगे, V3 हो जाएगा E3 इंटू T3। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो प्लेट्स के बीच, अब लिखिए प्लेटों के बीच कुल विभांतर, प्लेटों के बीच कुल विभांतर वो हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 की जगह क्या हो जाएगा E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3, क्या है ये E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3। अब E1 E2 E3 की वैल्यू इन इक्वेशन से, जो वैल्यूज है इन इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो V की वैल्यू आ गई, E1 की जगह आ जाएगा E0 डिवाइडेड बाई K1 T1 प्लस E2 की वैल्यू E0 बाई K2 हो जाएगा E0 बाई K2 इंटू T2। अभी इसकी जगह हो जाएगा प्लस E3 की जगह क्या हो जाएगा E0 बाई K3 इंटू T3। ये ना E3 की वैल्यू E0 बाई K3, तो ये जगह E0 बाई K3। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो V देखिए इस पूरे टर्म में देखिए तो क्या आपका कॉमन है, जो है वो E0 है, तो E0 को बाहर निकाल लेते हैं, तो जगह E0। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T3 बाई K3, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देती हूं मैं, इतना हो गया, ठीक है। तो ये V की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, सिंस E0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दो प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E0 होगा, और उसकी वैल्यू हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पता है। अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं। E0 की वैल्यू, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो V हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू भी क्या होती है, Q बाई A।
तो सिग्मा की जगह हम लिखेंगे Q बाई ए, तो ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा ए, बाकी ये पूरा एज इट इज उतरेगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ठीक है, ये आ गई V की वैल्यू। हमें पता है सिंस C इक्वल्स टू Q बाई V, कैपेसिटेंस निकालना है ना हमें धारिता के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा C इक्वल्स टू Q बाई V। यहाँ पे हम क्या करेंगे, V की वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मिटा देती हूं मैं। जब आप पूरी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगी अब, देयरफॉर C इक्वल्स टू हो जाएगा Q होल डिवाइडेड, V की वैल्यू लिखिए पूरी जितनी ये है, तो ये कितनी है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, फिर ये है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, यही वैल्यू है ना इसकी। उसको मिटा देती हूँ मैं। अब देखिए Q Q कैंसिल हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया C की जो आपको फाइनल वैल्यू मिल गई वो होगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, धारिता का फॉर्मूला आ गया। किस केस में, जब आपने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इसके अंदर रखा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिन सभी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ये अगर आप इसके आगे 3 की जगह 4, 5, 6 कितनी भी अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो, परावैद्युत पदार्थ को अगर आप इसके अंदर डालते हो, तो वो आगे आगे ऐसे हो जाएगा T4 बाई K4 प्लस T5 बाई K5, तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, और इसकी वैल्यू भी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से अधिक होगी जिसके बीच में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखते हो। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने डाइलेक्ट्रिक को पढ़ा कि जब आपके पास कैपेसिटर दिया गया है, तो पहले प्लेट कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक को पहले तो क्या किया, पहले उसको पार्शियली रखा, यानी कि कुछ पोर्शन रखा। फिर आपने एक डेरिवेशन हमने की थी जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक रखा था, पूरा का पूरा एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था जिसकी एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी। ठीक है, वो वैल्यू थी। फिर हमने क्या देखा लास्ट में कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग थी। तो ये 3 डेरिवेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों डेरिवेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ पर ये यूनिट खत्म होती है। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।